अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है इसको समझने में। आज हम इसे डिटेल में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम सीख लें कि पेपर के अंदर हम जैसे ही सवाल आए उसको हम किस तरीके से अटैम्प्ट करें और आसानी से जो है वो सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। सिंपली आम अल्फाज के अंदर कैश फ्लो आपका स्टेटमेंट जो होता है वो इन फ्लो और आउट फ्लो है कैश का किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। क्या है? सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बताता है कैश कितना आया और कैश कितना गया एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर। किन चीज़ों से? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। आगे चल के पढ़ेंगे तीनों कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी हम देखेंगे कि कैश फ्लो के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों मेथड के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं? 3 टाइप की एक्टिविटीज़, 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड? ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है? हमने देखा दो मेथड तो हैं, अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड के अंदर हम मेजर कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स को डिस्क्लोज करते हैं। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे डायरेक्ट मेथड के अंदर, उसके अंदर हम मेजर कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स को डिस्क्लोज करेंगे। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम नेट प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन से। फ़र्क देखा आप लोगों ने? ऊपर हम क्या कर रहे थे डायरेक्ट मेथड के अंदर, जितनी भी मेरी मेजर कैश रिसीट्स थी और कैश पेमेंट्स थी मैं उनको डिस्क्लोज़ कर रहा था। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर मैं अपने नेट प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट कर रहा हूँ नॉन कैश ट्रांजैक्शन से। किससे एडजस्ट कर रहा हूँ? नॉन कैश ट्रांजैक्शन से। ये तो हो गया इन दोनों का बेसिक फ़र्क। अब इनमें एक और फ़र्क है, इनकी प्रेजेंटेशन में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो सेम होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर मैं जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की प्रेजेंटेशन करता हूँ, यानी कि मैं जिस तरीके से ये बनाऊँगा वो तरीका बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंट कहाँ होगा? सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की प्रेजेंटेशन के अंदर, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को लिखने में, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बताने में। इनडायरेक्ट मेथड, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, कोई एग्जामिनर, कोई दोस्त, कि भाई आपने कैश फ्लो पढ़ा है, इंटरव्यू में आपसे पूछ लें इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है, आप सिंपली उसको जवाब दें रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू नेट कैश फ्लोज। मतलब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम रिकन्साइल करते हैं, यानी कि दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट कैश फ्लो के बराबर है या नहीं। यानी कि एक तरह से हम रिकन्साइल कर रहे हैं नेट प्रॉफिट को नेट कैश फ्लोज से। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ आई होगी। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है हमारे पास? डायरेक्ट मेथड के अंदर मेरे पास मेजर कैश रिसीट्स हैं और मेजर कैश पेमेंट्स की डिस्क्लोजर है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर मेरे पास क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट कर रहा हूँ मैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन से। अब कोई आपसे सवाल पूछ ले इनडायरेक्ट मेथड की तरह, भाई इनडायरेक्ट मेथड आपने उसको बता दिया कि रिकन्सिलिएशन है नेट प्रॉफिट टू नेट कैश फ्लो। डायरेक्ट मेथड पूछ ले तो क्या होता है? इसका सिर्फ सिंपल आंसर है कि रिकन्सिलिएशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दोबारा बताता हूँ, कोई आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है, आप सिंपली उसका जवाब दें रिकन्सिलिएशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स
टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है कि डायरेक्ट मेथड मेजर कैश और रिसीट्स पेमेंट को डिस्क्लोज करता है, तो इसके अंदर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का और कैश इक्विवेलेंट्स का, उसे हम रिकंसाइल करते हैं क्लोजिंग बैलेंस से। किसके? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स से। उम्मीद है ये बेसिक चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब हम आ गए हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इस जानिब, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ क्या हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स पेड इज़ अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं जो इनकम टैक्स पेड करता हूँ ना, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ मेरी क्या होंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी। प्रिंसिपल रेवेन्यू और प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि सच एज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी। थोड़ा सा डिटेल में भी समझते हैं। इनकम टैक्स मैंने पे किया तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे है? आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर इनकम टैक्स जो मैंने पे किया वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्यों है? देखें, ऐसे है, मैं एक कारोबार चला रहा हूँ, मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ना मार्केट में, मैं कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूँ, मैं सेल और परचेज़ कर रहा हूँ, मैं चीज़ें बेच रहा हूँ अपने कस्टमर्स को, उससे मेरी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। इनकम मेरी किससे जनरेट हो रही है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो जो मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ या नहीं हुआ? हुआ। करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे? करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे है? पहले लायबिलिटी समझते हैं। मैंने सामान लिया उधार अपने सप्लायर से बेचने के लिए, ठीक है। मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, मैंने वो सामान बेचा, मेरे पास कैश आया, उस कैश से मैंने अपना उधार चुका दिया। कैश करंट एसेट होता है, अकाउंट पेबल करंट लायबिलिटी होता है, तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी तरीके से एक और मिसाल लेते हैं। मैंने सेल की, क्रेडिट सेल, इसकी एंट्री क्या होती है मेरे पास? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास करंट एसेट होता है, बिल्कुल होता है। तो हमारा क्या हुआ? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग सच एज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हीं दोनों बातों को बताया गया जो मैंने भी आपको उर्दू में बताई, वही यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल जो मैं चीज़ें सेल कर रहा हूँ, परचेज जो मैं अपने सप्लायर से परचेज़ कर रहा हूँ, और सेल किसको कर रहा हूँ? मैं अपने कस्टमर्स को सेल कर रहा हूँ। तो ये होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, इनको जहन नशीन कर लीजिए। यकीन माने आप लोगों को स्टेटमेंट बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने ये चीज़ें जहन नशीन नहीं करी तो आप लोगों को बहुत परेशानी होगी। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मेरे पास क्या होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसे नाम से सजेस्ट है, डील्स विद सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अब आप लोग कहेंगे सर ये डील विद सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैं इसका जवाब देता हूँ आप लोगों को। देखें, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मैं अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ? मेरे पास पैसे होते हैं तो या तो मैं सोना ख़रीद लूँगा, या मैं कोई फ्लैट ख़रीद लूँगा, उसे किराए पे दे दूँगा। मेरा फ्लैट फिक्स एसेट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मैं क्या करूँगा? कोई ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लूँगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं सोना ख़रीद लूँगा, या मैं कोई 10 साल का बॉन्ड ख़रीद लूँगा, तो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो गई और फिक्स एसेट्स भी हो गया। या तो मैं परचेज़ करूँगा फिक्स एसेट्स, या मैं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज़ करूँगा, या तो मैं कोई 10 साल का बॉन्ड ख़रीद लूँगा, या मैं कहूँगा कि भाई मैं जो हूँ वो अपनी बेटी की शादी के लिए सोना ख़रीद रहा हूँ। मैंने आज 1 लाख रुपए का सोना ख़रीद लिया, 10 ग्राम सोने की जो
बिस्किट होता है, मैंने वो ख़रीद लिया, अपनी शादी में बेचूंगा, तो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। चूँकि सोने की वैल्यू हमेशा बढ़ती है और लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। तारीख इस बात की गवाह है। मैं फ़िक्स एसेट्स ख़रीद लूँगा, मैंने फ़्लैट ख़रीद लिया, मेरे पास पैसे थे, मैंने 2-3 फ्लैट रख लिए, ख़रीद लिए। तो डील विद सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ आई होगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आप लोग कहेंगे सर ये चीज़ क्या है कि डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट क्या है? अगर मैंने बैंक के अंदर, जिस तरह मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा था सोने की सूरत में, मैंने क्या करा, अब मेरे पास पैसे जमा 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो मैंने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट रखवा दिए, 5 साल की नहीं है, 10 साल की नहीं है। तो वो क्या होगा, मेरा जो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर सालाना या माहाना, वो मेरी हुआ नहीं हुआ इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव, मैं कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो उस पर मुझे क्या मिलता है, डिविडेंड। अगर मैं पैसे बैंक में रखवा रहा हूँ तो मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। अगर मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मुझे क्या मिलता है, डिविडेंड। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। उम्मीद है आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई होंगी। इन दोनों को भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ें आती हैं। अब आते हैं आखिरी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये क्या होती हैं। ये एक्टिविटीज़ आपकी डील करती हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी या ओनर्स इक्विटी से एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो थी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी, अब यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि अब ये शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट आ गया या ओनर्स इक्विटी का पार्ट आ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, जैसे नाम भी जाहिर कर रहा है, डील्स विद शेयर होल्डर्स इक्विटी या ओनर्स इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे चीज़ें मिल रही थी तो डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव था। फाइनेंसिंग के अंदर डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड है। इस चीज़ को ज़रा समझते हैं और रिसीव और पेड के फ़र्क को भी समझते हैं। पहले देखते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग का लफ्ज़ क्या होता है, फाइनेंस करना, पैसे देना। आप जाते हैं अपने दोस्त के पास, यार मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, तो वो आपको फाइनेंस करता है। हम बैंक से कार फाइनेंस पे लेते हैं, यानी मेरे पास पैसे नहीं होते, हम बैंक से लोन लेते हैं गाड़ी ख़रीदने के लिए, तो उसकी टर्म क्या इस्तेमाल होती है, कार फाइनेंसिंग। हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़, अभी चल रहा है मेरा घर मेरा पाकिस्तान, तो वो क्या है, हाउस फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। हुकूमत आपको कर्ज़ा दे रही है, फाइनेंस दे रही है, तो कौन सी एक्टिविटी है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अब ये क्या बात है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, मैंने फाइनेंस लिया हुआ है, हाउस बिल्डिंग मैंने फाइनेंस लिया हुआ है, वो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। मैं ले रहा हूँ बैंक हुकूमत से कर्ज़ा, घर की मद में हुकूमत ने मुझे पैसे दिए, मैंने घर ख़रीद लिया लॉन्ग टर्म, अब उसकी जो किस्त चलेगी 20 साल तक चलेगी, वो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो मैं उस पर क्या दूंगा, इंटरेस्ट पेड करूँगा। मैं उस पर क्या दूंगा, इंटरेस्ट पेड करूँगा लॉन्ग टर्म, 20 साल तक, 15 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक। अब आ जाते हैं डिविडेंड के ऊपर। अब लोग कहेंगे सर इंटरेस्ट पेड तो समझ आ गया, कि डिविडेंड पेड क्या चीज़ है। डिविडेंड पेड लफ्ज़ यूज़ होता है कंपनीज़ के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के लिए। यहाँ पे मैं शेयर ख़रीद रहा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मैं शेयर ख़रीद रहा था, किससे, कंपनी से। यहाँ पे ये कंपनी मुझे शेयर दे रही है, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो डिविडेंड पेड कर रही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में मैं एज अ इंडिविजुअल शेयर्स ले रहा हूँ, यहाँ पे एज अ इंडिविजुअल मैं शेयर्स दे रहा हूँ, यानी कि मैं कंपनी हूँ, मैं शेयर्स दे रहा हूँ पैसों के बदले, यानी कि मैं फाइनेंस ले रहा हूँ आम पब्लिक से, और मैं उनको क्या दे रहा हूँ, डिविडेंड दे रहा हूँ। तो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मैं गुजारिश करूँगा इन तीनों एक्टिविटीज़ को आप लोग वीडियो को थोड़ी देर यहाँ पे पॉज करें
दोबारा से देखें और अच्छी तरीके से ज़हनशीन कर लीजिए कि तीनों एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा दोबारा से देखें कि डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, कौन सी 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, दोनों मेथड्स के अंदर किस चीज़ का फ़र्क है। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। ये हम आगे देखेंगे जब हम बनाएंगे बाकायदा से अपना कैश फ्लो का स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ही बीकॉम के सवालात में पूछा जाता है, इंटरमीडिएट के सवालों में पूछा जाता है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए जो है वो कैश फ्लो निकालना आना चाहिए। फ़र्क मैंने आपको बताया, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा लंबा है, उसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जब भी आप कैश फ्लो का स्टेटमेंट शुरू करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए, आपको सबसे पहले जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए होगी वो चाहिए होगी कैलकुलेशन फॉर नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। क्योंकि कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड शुरू ही किससे होता है कि आपके पास नेट इनकम की अमाउंट होनी चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एंड टैक्स आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड शुरू करने से पहले मुझे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि मेरी नेट इनकम कितनी है बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से मैं लेस करूँगा रिटेन अर्निंग का बिगिनिंग बैलेंस। रिटेन अर्निंग के क्लोजिंग बैलेंस में से मैं लेस करूँगा, माइनस करूँगा अपनी रिटेन अर्निंग का बिगिनिंग बैलेंस। जो मेरे पास आंसर आएगा इसमें मैं 4 चीज़ें ऐड करूँगा। पहली मैं क्या चीज़ ऐड करूँगा, जनरल रिजर्व्स। अगर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए हुए हैं तो ओपनिंग में से क्लोजिंग का माइनस कर दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस में ऐड करूँगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर ये मैं ऐड करूँगा, और डिविडेंड डिक्लेयर में ऐड करूँगा। ये चारों वैल्यूज़ जब मैं ऐड कर दूँगा इसके अंदर तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, अब इस वैल्यू से मैं बनाना शुरू करूँगा अपना कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से कि हमारे पास नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कैसे आएगी। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस लेस करेंगे रिटेन अर्निंग के बिगनिंग बैलेंस से, उसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व्स। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बैलेंस अगर दोनों के दोनों दिए हुए हों तो, वरना जो जनरल रिजर्व्स की आपके पास वैल्यू होगी वो लिख दीजिएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर का, और डिविडेंड डिक्लेयर इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इस पैटर्न को याद कर लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करने के लिए इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा से अपना कैश फ्लो का स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन आपने देखा कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हमने कितनी थ्योरी पढ़ी, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा वीडियो को एक दफ़ा यहाँ पे पॉज करें और दोबारा से देख लें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाकायदा से कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड किस तरीके से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि कैश फ्लो का स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए। सबसे पहले हेडिंग आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, जो भी आपको सवाल में दिया हुआ हो अंडर इनडायरेक्ट मेथड। सवाल क्वेश्चन एग्जामिनर ने सवाल में मेंशन किया हुआ होगा कि आपने डायरेक्ट मेथड के ज़रिए बनाना है या इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए बनाना है। मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड क्यों पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। चूँकि मैंने बताया था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की प्रेजेंटेशन में फ़र्क होगा,
तो इसलिए मैं पहले आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वो जो पहली हमारी एक्टिविटी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, हेडिंग आएगी इसकी। देखें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। टैक्स तक भी लिख दें, कोई इशू नहीं, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो तो हम बाद में देख लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब आप लोग इसकी अमाउंट आएगी। अब आपने देखा कि वो जो मैंने अभी पहले आपको थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन बताई कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर तो आपका स्टेटमेंट स्टार्ट ही नहीं हो रहा। आपको स्टार्टिंग में ही ये वैल्यू चाहिए आपकी नेट प्रॉफिट की बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम्स की। अब इसके अंदर हम एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, बैड डेट एक्सपेंस, amortization of goodwill, patent, intangible assets, amortization of discount on debenture or share, loss on sale of fixed assets। ये देखें सारे नॉन कैश आइटम है, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर। नॉन कैश आइटम्स, डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है, बैड डेट एक्सपेंस ऐड हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऐड हो रहा है, एमोटाइजेशन गुडविल होगी, पेटेंट होगा या इंटेंजिबल एसेट्स होगा, ऐड होगा, डिस्काउंट होगा डिपेंचर्स या शेयर्स पे, एमोटाइजेशन होगी उसकी तो वो भी ऐड होगी। ये चीज़ें ऐड होके वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करें, आसानी के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जब मेरे पास डेप्रिसिएशन, बैड डेट एक्सपेंस, यानी कि जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं ना वो ऐड हो रहे हैं, तो जितने मेरे रेवेन्यूज़ होंगे वो क्या होंगे, लेस होंगे। देखें, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लेस होगा, लॉस ऐड हो रहा था तो गेन लेस होगा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होगा, चूँकि रेवेन्यू है ये लेस होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पहला पार्ट था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पहला पार्ट था। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, लेकिन पहले एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और बेहतर समझ आ जाए। सबसे पहले मैं लूँगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसकी अमाउंट कैसे आएगी, कैलकुलेशन से आएगी। फिर मैं लिखूँगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगा क्या, डेप्रिसिएशन, बैड डेट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। एक्सपेंसेस मेरे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ट्रिक बता रहा हूँ, तो रेवेन्यू क्या होंगे, लेस होंगे, ताकि आप लोगों को पेपर में याद करने में आसानी रहे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लेस होगा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट लेस होगा, चूँकि रेवेन्यू का पार्ट है। जो आंसर आएगा वो जाएगा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं हुई हैं, सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, कैश और बैंक के अलावा इम्पॉर्टेंट है ये, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, लेस होगा, याद रखिएगा लेस होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होगा। अब इसकी भी ट्रिक है, देखें आप सिर्फ ये याद रखें, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, लेस होगा। करंट एसेट में इंक्रीज लेस हो रहा है तो डिक्रीज क्या होगा, वो ऐड होगा। लायबिलिटी इसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो रहा था लेस, माइनस हो रहा था, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगी, प्लस होगी। और इसका उल्टा, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी माइनस होगी। दोबारा समझाता हूँ, देखें इसको याद करने का तरीका। इंक्रीज इन करंट एसेट्स पहले आप लिखें, फिर आप लिखें डिक्रीज इन करंट एसेट्स, फिर आप लिखें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, फिर आप लिखें डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, अब आपने सिर्फ याद ये रखना है कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स को मैं क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को मैं क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा। अब एसेट को मैं माइनस कर रहा हूँ, इंक्रीज को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो डिक्रीज को मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा, एसेट का उल्टा मैं कर दूँगा प्लस। ठीक है, कोई मुश्किल, दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लिख देना, डिक्रीज इन करंट एसेट लिख दें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिख दें, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिख दें, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लिखना है, एक दफ़ा इंक्रीज एक दफ़ा डिक्रीज, फिर एक दफ़ा लायबिलिटीज़ में इंक्रीज, एक दफ़ा लायबिलिटीज़ में डिक्रीज, ये हमने लिख दिया। अब आप इसकी वैल्यू को प्लस माइनस कैसे करेंगे, इसकी टेक्निक बताता हूँ।
सिर्फ याद रखें, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स को मैं क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा। जब मैं इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स को माइनस कर रहा हूँ तो मैं करंट एसेट में डिक्रीज़ में क्या करूँगा, प्लस करूँगा। इस वैल्यू को मैं प्लस में लिखूँगा। इसका उल्टा लाइबिलिटीज़ है। यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो रहा था तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगा, प्लस होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस हो रहा था तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस होगा। ये कैलकुलेशन इसमें से जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, तो यहाँ पे प्लस होके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ये आ जाएगा। यह है इसका दूसरा पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड। ये एक्चुअल है, जो मैं एक्चुअल पे करूँगा इसको मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा इंटरेस्ट पेड, लेस करूँगा इनकम टैक्स पेड। अब आ जाएगा मेरे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे मेरा ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था ये मेरा कंप्लीट हुआ। इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड। आप लोग कहेंगे सर ये एक्चुअल पेड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये लिखा हुआ है एक्चुअल पेड। एक्चुअल पेड का मतलब ये है कि इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड की जो वैल्यू आएगी ना, मुझे पहले टी अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उसमें मैं पोस्टिंग करूँगा सारी ट्रांजेक्शन्स की। फिर जो मेरे पास बैलेंस आएगा ना, मैं उससे ये इंटरेस्ट पेड के अमाउंट निकालूंगा और इनकम टैक्स पेड के अमाउंट निकालूंगा। वो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। 3 सेगमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो रहा है मेरे पास। पहला सेगमेंट था, मैं ऐड कर रहा था अपना डेप्रिसिएशन, बैड डेट, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स, लेस कर रहा था रेवेन्यू पार्ट, गेन और डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब मैंने करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स को लिया, उसको एडजस्ट किया, देन इनकम टैक्स और इंटरेस्ट पेड वाला मेरे पास सेगमेंट आया। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप लोग इसको और देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था ना आपको क्या होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट से होता है, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज से मेरा कैश क्या होगा, कम होगा, तो मैं यहाँ पे भी माइनस करूँगा। सेल से क्या होगा, मेरे पास कैश आएगा, तो मैं यहाँ पर प्लस करूँगा। इंटरेस्ट रिसीव, कैश मेरे पास आ रहा है तो मैं प्लस कर रहा हूँ। डिविडेंड रिसीव से मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। नेट कैश रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, इनडायरेक्ट मेथड हो, इसी तरीके से होगा, यही 4 चीज़ें आएंगी। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। इसे याद करने का आसान तरीका ट्रिक बता देता हूँ। परचेज़ करने से फिक्स एसेट्स को मेरे पास क्या हो रहा है, कैश जा रहा है या आ रहा है, जा रहा है, तो मैं माइनस करूँगा। सेल करने से फिक्स एसेट्स को मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, मेरा कैश बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव करने से मेरे पास कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो मैं ऐड करूँगा। डिविडेंड रिसीव करने से मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं ऐड करूँगा। अब आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ याद है ना, अभी हमने देखा था फाइनेंस से उसका ताल्लुक था ओनर सिक्योरिटी, शेयर होल्डर सिक्योरिटी से ताल्लुक था, तो वही चीज़ यहाँ पर है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऐड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं शेयर्स इशू करता हूँ तो लोग मुझसे शेयर्स ख़रीदते हैं, मैं उन्हें शेयर्स देता हूँ, वो मुझे पैसे देते हैं, तो पैसा मेरे पास आ रहा है, इसलिए ऐड हो रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब मैं डिबेंचर देता हूँ लॉन्ग टर्म, कैश मेरे पास आता है, लोग मुझसे पेपर ले लेते हैं, डिबेंचर का पेपर ले लेते हैं, तो कैश मेरे पास रिसीव हो रहा है, तो ऐड हो रहा है। रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स, मैं लोगों को कर्जा दे रहा हूँ, जिस तरह मैंने बताया ना फाइनेंस में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो रही है, तो लोग मुझसे घर ले रहे हैं और मैं लोग मुझे पैसा दे रहे हैं और मैं उन्हें घर दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन, रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स। अब पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, कैश मेरे पास से जा रहा है, कैश मेरे पास से जा रहा है तो माइनस हो रहा है। डिविडेंड पेड,
डिविडेंड में पे कर रहा हूँ, मेरे पास से कैश जा रहा है तो वो मैं माइनस कर रहा हूँ। आसान है। कैश मेरे पास आ रहा है तो मैं ऐड कर रहा हूँ, कैश मेरे पास से जा रहा है तो मैं लेस कर रहा हूँ। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें पता चलेगा, तो हमें सारी कैलकुलेशन कर देंगे कि मेरे पास इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड। इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, अगर ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो इंक्रीज़ है नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड, अगर ये वैल्यू माइनस में है तो मेरे पास डिक्रीज़ होगा नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपना बिगनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आखिर में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ पीरियड। उम्मीद है आपको कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड समझ आया होगा। वीडियो लंबी हुई है लेकिन समझाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। मैंने कोशिश की है कि मैं डिटेल में आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से आ जाए, क्योंकि ये कोई भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाता। कॉलेज में तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, और लोगों को बहुत परेशानी होती है, बच्चे परेशान रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने आपको टेक्निक भी बताई कि आप लोगों को परेशानी ना हो पेपर में। वीडियो में एक दफ़ा आप लोगों को देखने में समझ नहीं आएगा, आप लोग 2 3 4 दफ़ा वीडियो देखें, और जैसे मैंने बताया वीडियो को पॉज कर करके देखें। गुजारिश करूँगा वीडियो को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मेरा इसको देखिएगा भी नेट के ऊपर, ताकि मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम गेन हो सके। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कैश फ्लो आपको पसंद आया हो, स्टेटमेंट मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। इंशाल्लाह सवाल भी इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।